अंजलि को अमन के कमरे में बिठाया जाता है जहाँ पर वह अमन की तस्वीर देखती है और उसको सारी चीजें याद आने लगती है कि किस तरीके से अमन ने उसकी मांग में सिंदूर भरी थी, किस तरीके से अमन ने उससे शादी करी थी और तो और किस तरीके से अमन ने राजपूत परिवार से अंजलि को बचाया था। और जब यह सारी चीजें अंजलि के सामने रखी जाती है तो अंजलि की सारी ही याददाश्त वापिस आ जाती है कि किस तरीके से वह अमन के साथ हंसती खेलती थी, किस तरीके से पूरा राजपूत परिवार हंसता खेलता था, किस तरीके से अमन ने अंजलि को एक बार राजपूत परिवार के चंगुल से बचाया था। हम देखते हैं कि अंजलि को यह सारी ही याददाश्त वापस आने लगती है और अंजलि होश में आ जाती है। उसी वक्त वहाँ पर सारिका आती है जो कि अंजलि को धक्का दे देती है और व्हील चेयर से गिरा देती है। यह सारी चीजें देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि अब तो अंजलि का खेल खत्म है, क्योंकि अंजलि व्हील चेयर से इतनी गंदी गिरी थी कि मानो उसके सर में इतना खतरनाक डैमेज हुआ है कि वह भगवान को प्यारी हो गई है। लेकिन भगवान इसका उल्टा करते हैं और एक ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे अंजलि की सारी याददाश्त वापस आ जाती है। अंजलि के दिमाग में वही सारी बातें आ जाती है कि किस तरीके से उसने एक बार राघव सिंह राजपूत को कोर्ट के अंदर केस हराया था, किस तरीके से युवराज सिंह ठाकुर ने पद्मा को मोलेस्ट किया था। यह सारी चीजों से अंजलि ने किस तरीके से पद्मा को छुड़ाया था। जब राघव सिंह राजपूत को यह बात पता चलती है तो वह अंजलि को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे भेज देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अंजलि तो अभी वीक है, वह मारकूट कहाँ कर सकती है, हमारे गुंडे आसानी से अंजलि को मार के आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही सभी गुंडे अंजलि के पास पहुँचते हैं, जैसे ही वह अंजलि पर वार करते हैं, वैसे ही अंजलि एक एक को सबक सिखाती है, एक एक का हाथ पकड़कर एक एक को इतना गंदा मारती है, इतना गंदा मारती है मानो अंजलि अपने 21 साल पुराने रूप में आ चुकी है। और जब यह सारी बातें आरती और गणेश अवस्थी को पता चलती है तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो लड़की 21 साल से व्हील चेयर पर थी, जो लड़की रोज कुछ भी नहीं खाती है, सिर्फ पानी पीती है, खीर खाती है और भी छोटी मोटी चीजें खाती है, उसमें ताकत कहाँ से आई? इतनी ताकत कि उसने एक साथ 4 गुंडों को मार दिया और यह साबित कर दिया कि वह अंजलि अवस्थी है जिसकी कोर्ट में बात चलती है और बाहर हाथ चलता है। आरती राघव सिंह राजपूत से कहती है कि नवरात्रि के बाद मेरी मम्मी कोर्ट के अंदर वापसी करेगी और राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि यह तीनों ही परिवार जेल में जा पहुंचेंगे। तो आखिर आरती ऐसा कारनामा कैसे करके दिखाने वाली है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम आरती को देखते हैं जो कि भजन सिंह से फोन करके कहती है कि आपने तो मुझे कहा था कि आप मेरे शुभ चिंतक हो, आप मुझे मेरे पापा के कातिल के बारे में बताने वाले हो, लेकिन पूरी बारात निकल गई, आरती हो गई, पूरा प्रोग्राम निपट गया, लेकिन मुझे अभी तक मेरे पापा के कातिल के बारे में पता नहीं चला। क्या सही में इस प्रोग्राम के अंदर मेरे पापा का कातिल है या फिर आप मेरे साथ एक गंदा मजाक कर रहे हो? भजन सिंह कहता है कि आरती तुम हाइपर क्यों हो रही हो, समय आने पर तुम्हें तुम्हारे पापा के कातिल के बारे में पता चल जाएगा। तुम्हारे पापा का कातिल उसी प्रोग्राम में मौजूद है, बस तुम्हें पहचानने की देरी है और जल्द से जल्द तुम उसे पहचान लोगी, क्योंकि वह कातिल प्रोग्राम के अंदर सरे आम घूम रहा है। जब भजन सिंह यह सारी बातें आरती को कहता है तो आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर यह कातिल है कौन जो कि सरे आम प्रोग्राम के अंदर घूम रहा है। आरती को उसके नानू की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर उसके नानू ने कहा था तुम्हारे पापा को मारने की जो बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि ठाकुर परिवार में से ही कोई है। आरती जैसे ही कातिल के बारे में सोचती है उसको पता चलता है कि या तो यह कातिल चंद्रभान ठाकुर है या फिर युवराज सिंह ठाकुर, और इनमें से जो भी कातिल है उसका राजपूत परिवार से या फिर राजवंशी परिवार से कोई ना कोई संबंध तो है। आरती को यहाँ पर युवराज के ऊपर शक तो हो जाता है, लेकिन वह डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा सकती थी क्योंकि आरती के पास इस वक्त तक कोई स्ट्रॉन्ग सबूत था नहीं। हालांकि सबूत के तौर पर मोबाइल की रिकॉर्डिंग जरूर थी, लेकिन वह सबूत नहीं था। हो सकता है कि युवराज कह दे कि यह आवाज मेरी नहीं बल्कि किसी और की है, और अगर आरती युवराज से यह सारी चीजें पूछती तो कहीं ना कहीं युवराज सिंह ठाकुर चौकन्ना हो जाता। युवराज को भी पता चल जाता कि आरती को पता चल चुका है कि कातिल मैं ही हूँ, इसीलिए आरती किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगाती है और अपने कातिल को ढूंढने के बारे में रिसर्च करने लगती है। इस वक्त तक राजवंशी परिवार आरती के पास आता है और कहता है कि आरती तुम वेद से बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना, वह कल ही हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रही है, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, और कह रही है कि तुम यह केस को छोड़ दो, उसके बाद वह वेद को छोड़कर कहीं दूर चले जाएगी। अगर आरती तुम्हें वेद के साथ शादी करनी है ना तो तुम्हें कली को छोड़ना ही पड़ेगा। आरती इस वक्त तक समझ जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चक्कर तो चल रहा है।
इस ओर हम अंजलि को देखते हैं जहाँ पर राजपूत परिवार की बहू अंजलि को लेकर राजपूत हाउस के अंदर आ जाती है। सबसे पहले राजपूत परिवार की बहू अंजलि को लेकर अमन के कमरे में जाती है। अमन के कमरे में जाने के बाद वह अंजलि से कहती है कि अंजलि 21 साल बाद तुम राजपूत हाउस में लौटी हो, 21 साल बाद तुम अमन के कमरे में आई हो। राजपूत परिवार की बहू अंजलि को याद दिलाती है कि किस तरीके से वह अमन के साथ रहा करती थी, किस तरीके से अमन ने उसको राजपूत परिवार से बचाया था जब राजपूत परिवार अमन के खिलाफ चला गया था। राजपूत परिवार हमेशा से ही अवस्थी परिवार से दूर रहकर आया करता था, क्योंकि अंजलि अवस्थी ने एक बार राघव सिंह राजपूत को कोर्ट के अंदर हरा दिया था। वो भी इसीलिए क्योंकि राघव सिंह राजपूत गलत राह पर चले गए थे। युवराज सिंह ठाकुर जिसने की पद्मा को मोलेस्ट किया था, राघव सिंह राजपूत युवराज सिंह ठाकुर के साथ खड़े होकर केस लड़ते हैं। सबको पता था कि युवराज सिंह ठाकुर बेईमानी का काम कर रहा है और युवराज को अगर कोई बचा सकता है तो वह है राघव सिंह राजपूत। इसीलिए ठाकुर परिवार ने राजपूत परिवार की मदद ली और कोर्ट के अंदर केस लड़ा। लेकिन यह केस वह अवस्थी परिवार से हार जाते हैं, क्योंकि यह केस अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत को हरा देती है, जिसके बाद राघव सिंह राजपूत अपना मुंह नीचे करके कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। अंजलि को सारी ही बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से वह अमन जी के साथ रहा करती थी, किस तरीके से कोर्ट में केस जीतने के बाद अमन ने अंजलि की मांग में सिंदूर भर दिया था, अंजलि ने किस तरीके से अमन जी के सामने अपना प्यार का इजहार किया था। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर ठाकुर परिवार की बहू आती है चंद्रिका। इस वक्त तक चंद्रिका अंजलि को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह अंजलि से कहती है कि अंजलि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपनी चौल में होना चाहिए ना, वह अपनी गरीब बस्ती में होना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ राजपूत परिवार के अंदर क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ ठाकुर परिवार से, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमने ठाकुर परिवार के वंशज को खोया है। तुम ही हो जिसकी वजह से हमारे बेटे अमन की मौत हो गई, और अगर कोई अमन की मौत का जिम्मेदार है तो वह है अंजलि अवस्थी। इसीलिए ना ही ठाकुर परिवार कुत्तों की शक्ल देखता है, ना ही भिखारियों की शक्ल देखता है, और ना ही अवस्थी परिवार की। अवस्थी परिवार हमारे लिए एक बोझ की तरह है। इतना ही कहकर चंद्रिका आरती को धक्का दे देती है और आरती व्हील चेयर से गिर जाती है। जैसे ही आरती व्हील चेयर से गिरती है वैसे ही उसको राजपूत परिवार की बहू बचाने के लिए आती है। राजपूत परिवार की बहू जैसे ही आरती को उठाती है वैसे ही वह सारिका के पास आती है और कहती है कि चंद्रिका यह तुम क्या कर रही हो, तुम अंजलि को धक्का कैसे दे सकती हो, तुम्हें पता है ना कि अंजलि हमारे परिवार का हिस्सा है। इस वक्त तक चंद्रिका नहीं मान रही होती है और उसका गुस्सा भी 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। अंजलि को वह सारी बातें याद आने लगती है और उसकी याददाश्त भी कहीं ना कहीं वापस आ जाती है, क्योंकि जब चंद्रिका ने अंजलि को व्हील चेयर से गिराया था तो उसकी बॉडी के अंदर अलग ही सेंसेशन हुआ था, उसके दिमाग के अंदर अलग ही हलचल हुई थी, जिसके कारण उसको सारी ही याददाश्त वापस आ जाती है। और यही चीज कहानी को मोड़ते हुए एक अहम हिस्सा बनने वाली है। इस ओर हम वेद को देखते हैं जहाँ पर वेद कली को एक एनवेलप देता है जिसके अंदर की 2 करोड़ रुपए का चेक था। वेद कली से कहता है कि कली ये रहे तुम्हारे पैसे, ये रही तुम्हारी बख्शी का, क्योंकि तुम्हें तो मेरे पैसों से ही मतलब है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए देता हूँ, 2 करोड़ रुपए लो और मुझसे कहीं दूर चले जाओ। कली कहती है कि वेद जी आपने मेरे को 2 करोड़ के अंदर ही तोल दिया, आपने अपनी पत्नी को 2 करोड़ के अंदर ही तोल दिया। वेद जी कम से कम पैसा बढ़ा कर तो बताते। वेद इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि ये रहे तुम्हारे पैसे, 2.5 करोड़ ले लो, 3 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देने को भी तैयार हूँ, अगर तुम मेरे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने को तैयार हो तो। कली इस वक्त तक आरती के पास आती है और वह आरती से कहती है कि आरती देखो तुम्हारे पति तुम्हारे होने वाले पति तुमको लेकर तुम्हारी नीलामी लगा रहे हैं, तुमको 2.5 करोड़ रुपए में तोल दिया है, तुमको 5 करोड़ रुपए में तोल दिया है। वेद कहता है कि आरती में ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। इस वक्त तक कली का भी पारा चढ़ जाता है और वह आरती को अनाप शनाप बकने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर राघव सिंह राजपूत आते हैं जो कि कहते हैं कली आज हमारे घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर तुम कुछ भी गलत चीज मत करो, तुम कुछ भी सीन क्रिएट मत करो जिससे हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी तकलीफ आए। इससे तकलीफ क्या आएगी, क्योंकि जो सच है वही मैं कह रही हूँ। आरती इस वक्त तक कहती है कि वेद जी आपने मेरे को 2.5 करोड़ रुपए में तोल दिया, आप मेरी नीलामी लगाना चाहते हो। इतना ही कहकर आरती वहाँ से चले जाती है। रास्ते में ही आरती एक वेटर से टकराती है जहाँ पर वेटर सारी ही कोल्ड ड्रिंक आरती के कपड़ों पर ढोल देता है। ये वही कपड़े थे जो कि वेद ने आरती को लाकर दिए थे ताकि आरती शादी के अंदर सच धज कर आए और अपने परिवार की एक अलग ही निशानी दे। लेकिन आरती की सारी ही ड्रेस खराब हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर सारिका आती है और सारिका आरती से कहती है ओ नो आरती तुम्हारी तो सारी ड्रेस खराब हो गई है, अब तुम्हारे पास तो और कोई कपड़े भी नहीं होंगे पहनने के लिए, यह जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं यह भी तो वेद नहीं लाकर तुम्हें दिए थे ना, अब तुम क्या पहनोगे आरती, वही तुम्हारे घिसे पिटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाओगी। आरती कहती है कि यहाँ पर आपने मुझे इसलिए बुलाया था कि ताकि आप मेरी बेइज्जती कर सको। आरती कहती है कि मेरी मम्मी कहाँ है, कहाँ है मेरी मम्मी। सारिका बताती है कि तुम्हारी मम्मी ऊपर अमन के कमरे में बैठी
हुई है, जाओ तुम्हारी मम्मी से मिल लो, तुम्हारी मम्मी के कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लो और वही तुम्हारे पुराने घिसे पिटे कपड़े पहनकर आ जाना। और तुम्हारे पास है भी क्या, वैसे नए कपड़े तो तुम्हारे ऊपर जमते नहीं है, यह सब अमीरों के चोचले हैं, तुम पर यह सारी चीजें कहाँ जमती है। खैर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप आने वाली कहानी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।